आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियोज़ पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको समय पर प्राप्त हो सकें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। आप चाहें इसे एकेडमिक लेवल पर लें, आप चाहें इसे कॉम्पिटिटिव लेवल पर लें, दोनों ही जगह पर यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिगर्स ऑफ स्पीच। तो चलिए समझते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हमें एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इट मीन्स हम 2 पार्ट में इसको लगभग कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो फिगर्स ऑफ स्पीच एकेडमिक लेवल पर पूछे जाते हैं एंड सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो फिगर्स ऑफ स्पीच आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछे जाते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हो फिगर्स ऑफ स्पीच का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। जब भी आप अटेंड करते हो स्टेट लेवल के एग्जाम्स लाइक टीजीटी, पीजीटी एंड सीटेट और यूपीटेट, तो यहाँ पर आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि व्हाट आर फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, अलंकार। और अलंकार कहने का मतलब जब भी आप किसी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो वही चीज़ क्या कहलाती है, फिगर्स ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार कहलाती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने शरीर की सुंदरता के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अर्थात भाषा की शोभा बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। जब हम कहते हैं कि राणा प्रताप फॉट ब्रेवली इन द वार, तो यहाँ पर जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेवली, वो एक ऑर्डिनरी वर्ड है, इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जब हम लिखते हैं राणा प्रताप फॉट लाइक अ लॉयन इन द वार, तो इट मीन्स हम राणा प्रताप का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, लाइन से। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया। इट मीन्स तो आप डेफिनेशन बना लेते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपने क्या बोला, अ फिगर ऑफ स्पीच is a deviation from the ordinary use of words with a view to increase their इफेक्ट। आपने क्या लिखा, जब आप क्या करते हो, ऐसे शब्दों का यूज करते हो जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है, भाषा की शोभा बढ़ती है, वही चीज क्या कहलाती है, फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है। आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि जैसे एक स्त्री अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करती है, गहनों का प्रयोग करती है, वही चीज आप कह सकते हो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर दें वही चीज क्या कहलाती है, फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है। यहां पर मैं 2 एग्जांपल्स देकर इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। हमने क्या बोला, जब आपने लिखा क्या, राणा प्रताप फॉट ब्रेवली इन द वार, इस सेंटेंस में आपने कहीं भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं किया। यह क्या है, एक ऑर्डिनरी सेंटेंस है। लेकिन मैं क्या करूं, इस ब्रेवली के स्थान पर, इसके स्थान पर, इस ब्रेवली के स्थान पर मैं क्या लिख दूं, राणा प्रताप फॉट लाइक अ लाइन इन द बार। तो अब यहां पर आपने किसका यूज किया, फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया। कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया, आपने सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया। इट मीन्स अब क्लियर हो पा रहा होगा कि हमने क्या किया है,
इस शब्द के स्थान पर बस इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया है। और हमने क्या बताया कि यहां पर अब हमने क्या कर लिया है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर लिया है। जैसे एक और सेंटेंस लिख दूं मैं, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो आपने किसका यूज किया है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपने कैमल का कंपैरिजन कर दिया है किससे, शिप से। किससे? शिप से। और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हो आप यहां पर, मेटाफर। इट मींस अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच कहां यूज किए जाते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए समझते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, बहुत सारे अलंकार होते हैं। लेकिन आज जो हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं वो एकेडमिक लेवल के फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं, तथा साथ ही साथ सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक वाले फिगर्स ऑफ स्पीच को हम क्लियर करते हैं और समझते हैं। सामान्य तौर पर हमने क्या कहा, फिगर्स ऑफ स्पीच की कोई सीमा नहीं है कि 15 हैं, 20 टाइप के हैं कि 25 टाइप के हैं। आप इनको कई प्रकार के लिख सकते हो, लगभग अराउंड 25 और 30 टाइप्स के हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम एकेडमिक की दृष्टि से समझने जा रहे हैं तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे केवल 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। कहने का मतलब एक हम सूत्र फॉलो करेंगे और यहां से डिस्कस करेंगे हम किसको, फिगर्स ऑफ स्पीच को। कहने का मतलब यह है आप इसके सहारे से याद रख सकते हो जो हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। किसमें भाई, एकेडमिक लेवल पर। इट मीन्स देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन आवर यूपी बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट अस राइट वन बाय वन। सबसे पहले आपका क्या होता है, सिमिली। नेक्स्ट हाइपरबोल। नेक्स्ट ए पर देखेंगे हम एपस्ट्रॉफी। नेक्स्ट एम पर देखेंगे हम मेटाफर। नेक्स्ट आप पी पर देखोगे पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट ऊपर देखोगे ऑक्सीमोरन। एंड नेक्स्ट एक और है ऊपर ओनोमाटोपोइया। कहने का मतलब सिमिली क्या होता है भाई आपका, आपने कहा उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। हाइपरबोल क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे बढ़े हम, एपस्ट्रॉफी क्या होता है भाई, संबोधन अलंकार। नेक्स्ट मेटाफर क्या होता है, आपने कहा रूपक अलंकार। आगे बढ़े हम, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण। क्या कह रहे हो आप, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट आगे बढ़े, ऑक्सीमोरन क्या होता है, विरोधाभास अलंकार। एंड वन मोर, ओनोमाटोपोइया। इट मीन्स ध्वनि सूचक अलंकार। तो आप कह सकते हो एकेडमिक लेवल पर आपसे ये 7 टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। व्हाट इज सिमिली, व्हाट इज मेटाफर एंड व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। चलिए सबसे पहले सिमिली को क्लियर कर लेते हैं कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो आपने क्या कहा, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच
जिसमें आप क्या करो, कंपैरिजन करो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ऐसी दो प्रजातियों के मध्य जो अलग अलग प्रजाति से बिलोंग करती हैं। कहने का मतलब आपने क्या कहा, सिमिली वह अलंकार होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं के मध्य कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वो दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, डिफरेंट काइंड की होती हैं। अर्थात कहने का मतलब एक किसी और प्रजाति की होगी और दूसरी किसी और प्रजाति की होगी। चलिए आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन between two objects of different kinds which have at least one point in common. The words so, like, as are used। आपने क्या कहा है भाई, एक जो उपमा अलंकार होता है वो क्या होती है, तुलना होती है। क्या होती है, तुलना होती है। किसके मध्य तुलना होती है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कहने का मतलब दो प्रजातियों के मध्य जिनमें क्या होती है, वन पॉइंट इन कॉमन, कम से कम कोई एक समानता होती है। आप कह सकते हो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कहने का मतलब आप तुलना तो करोगे लेकिन एक ही जैसी वस्तुओं के मध्य नहीं, बल्कि क्या, आपने क्या कहा, अलग अलग प्रजातियों के मध्य। कुछ एक एग्जाम्पल लिखें, उसके बाद समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन from heaven. He is as fresh as dew. Rana Pratap fought like a warrior. Like a lion in the bar. Thy soul was like a star. अब थोड़ा सा यहां पर समझें, आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। किसके मध्य कंपैरिजन कर रहे हो, दो प्रजातियों के मध्य। कहने का मतलब इट का मतलब यहां पर क्या है, मर्सी से है, और आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो किससे, रेन से। इट मीन्स मर्सी एक अलग चीज है, दया, और रेन एक अलग चीज है, क्योंकि ये डिफरेंट थिंग से बिलोंग करती है, ये डिफरेंट थिंग से बिलोंग करती है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, और हम क्या बताना चाहते हैं, कोई पॉइंट कॉमन बताना चाहते हैं कि जो दया होती है वो क्या होती है, एक रेन, जेंटल रेन की भांति होती है, जो कहां से गिरती है, स्वर्ग से स्वतः ही गिरती है। आगे वह कैसा तरोताजा है, एज ड्यू, जैसे क्या होती है, आपकी ओस होती है। राणा प्रताप एक डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लॉइन एक डिफरेंट कैटेगरी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। आगे हम कहना चाहते हैं दाई साउल, उसकी आत्मा का कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे, स्टार से। तो आपको जनरली एक चीज फॉलो कर लेनी है कि जहां पर भी आपको ये वर्ड्स मिलते हैं तो वहां पर आपको कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है, सिमिली। इट मीन्स अगर देखा जाए
तो यहाँ पर एज का यूज हुआ है, यहाँ पर किसका यूज हुआ है, एज का यूज हुआ है, यहाँ पर किसका यूज हुआ है, लाइक का, और यहाँ पर किसका यूज हुआ है, लाइक का। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। एक चीज और समझे, यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लें हम, ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर। तो क्या यहां पर हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच माने इसको, क्योंकि किसका यूज हुआ है, एज का यूज हुआ है। लेकिन वास्तव में यह आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। क्या नहीं है भाई, सिमिली नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है, आपने कहा कि यहां पर ही वह क्या है, पर्सन है, और हिज ब्रदर क्या है, पर्सन है। और जब भी सिमिली का यूज होता है तो पर्सन टू पर्सन आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपने क्या बोला था, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कहने का मतलब अलग अलग प्रजाति होनी चाहिए। जैसे राणा प्रताप क्या था, पर्सन था, जबकि यहां पर लाइन क्या है, एनिमल है। तो आप इस कंपैरिजन को क्या मान सकते हो, आप सिमिली मान सकते हो। यहां पर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में आप क्या नहीं मान सकते, इसको सिमिली नहीं मान सकते, क्योंकि आप पर्सन टू पर्सन कंपेयर कर रहे हो। और जब भी आप पर्सन टू पर्सन कंपेयर करें, थिंग टू थिंग कंपेयर करें एक ही प्रजाति की, तो वहां पर आप क्या नहीं कर सकते, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को नहीं मान सकते। तो आई थिंक अब आपके क्लियर हो पा रहा होगा कि सिमिली कहां और कैसे हमें मिलता है। अगर आप कंपैरिजन करते हो एक ही प्रजाति की वस्तुओं के मध्य या फिर व्यक्तियों के मध्य, तो वहां पर वह सिमिली नहीं कहलाया जा सकता। सिमिली वह तभी होगा जब आप अलग अलग प्रजातियों के मध्य क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर आगे बढ़ते हैं, मेटाफर। चलिए समझ लेते हैं कि व्हाट इज मेटाफर। तो बहुत इजी डेफिनेशन है, आप क्या कह सकते हो, मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमिली। आपने क्या बोला भाई, मेटाफर जो होता है वह एक छिपी हुई उपमा ही होता है। यह छिपी हुई उपमा का कहने का मतलब क्या है। दूसरी बात, इसमें द वर्ड्स सो लाइक एंड एज आर नॉट यूज्ड। आपने क्या कहा, मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमिली, द वर्ड्स सो लाइक एंड एज आर नॉट यूज्ड। यहां पर कंपैरिजन तो होगा दो थिंग्स के मध्य, लेकिन आप कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे, सो लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि रूपक अलंकार एक छुपी हुई उपमा अलंकार ही होता है। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल ले लें तो उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जब मैं लिख दूं लाइफ इज अ ड्रीम, आपने क्या कहा, जीवन क्या होता है भाई, एक सपने के समान होता है। अब यहां पर आपने लाइफ को मान लिया है क्या, ड्रीम। आपने लाइफ को क्या मान लिया है, ड्रीम। आगे और लिखें सेंटेंस, ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली। आपने क्या मान लिया है, ही को स्टार मान लिया है। आगे लिखें, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। आपने रिवेंज को क्या मान लिया है, वाइल्ड जस्टिस मान लिया है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहां पर आपने कैमल को क्या मान लिया है भाई, शिप मान लिया है। और किसका शिप मान लिया है, डेजर्ट का शिप मान लिया है। उसी प्रकार आप आगे बढ़े, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इट इज अ लेम एक्सक्यूज
तो कुल मिलाकर यहां पर चीजें समझिए। यहां पर आपने वर्ल्ड को क्या मान लिया भाई, स्टेज मान लिया है, और यहां पर क्या मान लिया है, इट को लेम एक्सक्यूज। तो यहां पर आपको एक चीज समझ लेनी है, इनमें और सिमिली में क्या डिफरेंस है। जब आप लिखो लाइफ इज अ ड्रीम, तो यहां पर आप यूज कर रहे हो किसका, मेटाफर का यूज। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने कंपैरिजन कर दिया, किसके मध्य कर दिया, लाइफ के मध्य और ड्रीम के मध्य, और आपने बता दिया कि लाइफ ही क्या होता है, एक प्रकार का ड्रीम होता है। इट मीन्स यहां पर एक चीज को हम दूसरी चीज मान लेते हैं और उनमें क्या होती है, प्योर सिमिलरिटी होती है। लेकिन सिमिली में देखा जाए तो वहां पर एक पॉइंट कॉमन हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, दोनों चीजें बिल्कुल इक्वल हैं। आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हो, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, आप इसे ऐसे लिखें तब भी यह सही रहेगा। अंतर बस इतना आ जाएगा कि यहां पर लाइक लगने से क्या बन जाएगा, ये सिमिली, और जबकि लाइक हटा देने से क्या बन जाएगा, मेटाफर। ही इज लाइक द स्टार ऑफ हिज फैमिली लिख सकते हो आप। रिवेंज इज लाइक अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। यहां पर क्या लिख सकते हो, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट। द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, क्या लिख सकते हो, लाइक अ स्टेज। तो कहने का मतलब जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें और सेंटेंस के सेंस पर कोई भी बदलाव न आए, तो वहां पर समझ लीजिएगा कि किसका यूज हो रहा है, मेटाफर का यूज हो रहा है। और जब आपको सो लाइक और एज मिल जाए तो वहां पर आप क्या कॉल करते हो उसको, सिमिली। तो दोनों को पहचानना बहुत आसान है। आपने क्या कहा, दोनों में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के मध्य कंपैरिजन होता है सिमिली में। वहां पर सो लाइक एज शब्द का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर सो लाइक और एज यूज नहीं किए जाते। लेकिन अगर आप सेंटेंस में लाइक शब्द का इस्तेमाल कर भी देंगे तो भी सेंटेंस के सेंस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। अंतर बस इतना है कि यहां पर ये क्या है, लाइफ इज अ ड्रीम आपका मेटाफर है, और लाइफ इज लाइक अ ड्रीम लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, एक सिमिली हो जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम क्रम में अपना अगला फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, हाइपरबोल। अब क्योंकि हमने यहां पर पहले डिस्कस कर लिया था मेटाफर को, वो इस कारण से क्योंकि सिमिली किससे बिलोंग कर रहा था, मेटाफर से। अब समझते हैं हाइपरबोल को। हाइपरबोल होता क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर शोन greater or less better or worse than they really are। कहने का मतलब आप कह सकते हो भाई क्या होता है हाइपरबोल, हाइपरबोल इज अ ओवर एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट, या फिर आप कह सकते हो इस फिगर ऑफ स्पीच में चीजें जैसी होती हैं उनको वैसा दर्शाया जाता नहीं है। या तो चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, या फिर चीजों को बहुत निम्न दर्जे पर प्रस्तुत किया जाता है। तो आप कह सकते हो एक ऐसा अलंकार जहां पर चीजों को या तो ग्रेटर बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दें, या लेस बिल्कुल घटाकर प्रस्तुत करें, बेटर बहुत अच्छी प्रस्तुत कर दें, या फिर वर्स बहुत बुरी प्रस्तुत कर दें, जैसी कि वास्तव में वो होती हैं। वहां पर क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। चलिए कुछ एक एग्जांपल्स लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होता है हाइपरबोल। आपने क्या लिखा, सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स। आपने क्या बोला भाई, कि सी वेप्ट, वो रोई और इतना रोई कि जैसे मानो आंसुओं का क्या आ गया हो, सैलाब आ गया हो, आंसुओं से समुद्र भर गया हो। ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं है। आगे लिखें, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया कैन नॉट स्वीटन these
लिटिल हैंड्स। आप क्या करो, अरबिया से सारे परफ्यूम इत्र को उठा लाओ और वो भी इन छोटे हाथों को क्या न कर पाए, सुगंधित न कर पाए। ऐसा संभव नहीं है कि पूरा अरबिया का इत्र क्या न कर पाए, इन छोटे से हाथों को सुगंधित न कर पाए। तो यहां पर आप क्या प्रस्तुत कर रहे हो, हाइपरबोल। और लिखें आपने क्या लिखा, द रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। ऐसा युद्ध हुआ जिसमें खूनों की क्या बह गई, नदियां बह गई। ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी युद्ध हो और उसमें क्या बह जाए, खूनों की नदियां बह जाए। इट मीन्स यहां पर आप क्या कर रहे हो, एग्जेजरेशन कर रहे हो, किसी भी सेंटेंस को ओवर स्टेटमेंट दर्शा रहे हो। एक और एग्जाम्पल लिखें, बेलिंडा मुस्कुराई और सारा जगत क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। ऐसा संभव नहीं है कि एक इंसान के मुस्कुराने से सारा जगत क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। एक और सेंटेंस लिखें, यहां पर देखें, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। यहां पर ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है। हम डैफोडिल्स की बात कर रहे हैं जो एक फूल होता है। और यहां पर आप क्या लिख रहे हो कि जब मैं एक नजर में देखता हूं तो मुझे कितने 10,000 फूल नजर आते हैं। इट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस को ओवर एग्जेजरेशन कर रहे हैं, यानी वो जैसी चीजें हैं वैसा प्रस्तुत नहीं कर रहे बल्कि उन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि हाइपरबोल वास्तव में क्या होता है, एक ओवर स्टेटमेंट होता है, या फिर आप कह सकते हो जैसी चीजें होती हैं उनसे उनको या तो बहुत बढ़ाकर या बहुत घटाकर प्रस्तुत किया जाता है। और ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, आपका हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। चलिए अब हम अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एपस्ट्रॉफी। आइए समझते हैं, बहुत आसान है इसको समझना। आपने क्या लिखा, एन एपस्ट्रॉफी is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or आइडिया। कहने का मतलब एक ऐसी चीज को संबोधन जो क्या है, डेड, मृत है अर्थात मर चुकी है, टू द एब्सेंट जो है ही नहीं, या फिर क्या किसी भी मानवीकरण ऑब्जेक्ट और आइडिया को जब भी हम क्या करें, संबोधित करें, वहां पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। और इस फिगर ऑफ स्पीच की एक खासियत होती है कि आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, या तो आपको किसका यूज मिलेगा, कॉमा का, या फिर आपको किसका यूज मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क का। अगर आपको इनका यूज नहीं मिल रहा है, इट मींस उस सेंटेंस में एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। चलिए कुछ एक एग्जांपल्स लिख लेते हैं और समझते हैं। फ्राइल ट्री, दाई नेम इज वुमेन। यहां पर वास्तव में एक औरत को संबोधित किया जा रहा है और क्या कहकर संबोधित किया जा रहा है, फ्राइल्टी, यानी औरत का दूसरा नाम ही क्या होता है, कमजोरी होता है। इट मींस आपने किसको संबोधित किया है, एक वुमेन को संबोधित किया है, क्या कहकर, फ्राइल्टी। तो इट मींस यहां पर हमने क्या किया है, डायरेक्ट एड्रेस किया है। टू द डेड हो सकता है वो, टू द एब्सेंट जो है ही नहीं, या फिर कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया हो सकता है। एक और लिखें, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट
माइटियट। वास्तव में अगर आपने जूलियस सीजर पढ़ा हो, ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, तो वहां पर ब्रूटस किसको संबोधित करता है? जूलियस सीजर को, जो कि क्या है भाई? आपने कहा डेड है, मर चुका है, और क्या कहकर संबोधित कर रहा है? दाउ आर्ट माइटियट, यानी तू मरने के उपरांत भी क्या है? महान है। चलिए कुछ और एग्जांपल लें और समझें। मिल्टन दाउ शुडस्ट वी लिविंग एट दिस टाइम। यहां पर संबोधित किया जा रहा है भाई, किसको संबोधित किया जा रहा है? मिल्टन को, जो कि मिल्टन क्या हो चुका है? मर चुका है। और क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन तुम्हें तो इस वक्त क्या होना चाहिए था? जीवित होना चाहिए था। ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टे, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। पीबी शैली की एक पोएम है, वहां पर आपको जिक्र मिलेगा क्या? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। वो संबोधित कर रहा है किसको? वर्ल्ड को, लाइफ को और टाइम को। तो आई थिंक अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आपका एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जहां पर आप क्या करते हो? संबोधन करते हो। किसके प्रति संबोधन करते हो? जो मर चुका है या एब्सेंट है, या फिर आप कह सकते हो कोई भी मानवीकृत ऑब्जेक्ट हो या फिर आइडिया हो। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इस सीरीज में मेटाफर हमने समझ लिया है, आइए अब समझते हैं पर्सोनिफिकेशन को। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? आपने कहा इन दिस फिगर ऑफ स्पीच inanimate objects and abstract ideas are thought of as persons having life। बहुत आसान है इसको समझना। आपने क्या कहा? इसमें निर्जीव वस्तुओं को या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इनको आप कैसे प्रस्तुत करते हो? ऐसे प्रस्तुत करते हो जैसे मानव होता है, अर्थात जो एक इंसान क्रियाकलाप करता है, ये आइडियाज उसी प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ले लें, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा ये फिगर ऑफ स्पीच। जब आप लिखते हो अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once, तो थोड़ा ध्यान दें। अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं? आपने कहा अवसर को कहते हैं। और अवसर क्या है भाई? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। अब नॉक्स मतलब क्या करता है? वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन एक बार। अब यहां पर अपॉर्चुनिटी किसी भी दरवाजे को कैसे खटखटा सकती है? इट मीन्स यहां पर आपने अपॉर्चुनिटी को क्या बनाकर प्रस्तुत किया है? सजीव मानकर। क्या मानकर? सजीव मानकर। और जब आप किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट को या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को क्या सजीव बनाकर प्रस्तुत करते हो, वहीं पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? आपने कहा पर्सोनिफिकेशन। चलिए एक और लिख लें। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आपने क्या कहा? एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है, वो क्या होता है? सबसे अच्छा अध्यापक होता है। भाई एक्सपीरियंस तो एक निर्जीव चीज है। अब ये सजीव कैसे बन जाएगा? टीचर कैसे बन जाएगा? तो यही चीज क्या कहलाती है? पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। एक और लिखें हम। डेथ लेज his icy hands on the king
मृत्यु अपने बर्फीले हाथ किसी भी राजा पर कैसे रख सकती है? मृत्यु तो क्या है, निर्जीव चीज है, लेकिन आपने क्या मानकर प्रस्तुत किया है, इसको सजीव मानकर प्रस्तुत किया है। आगे लिखें, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। सत्ता जो होती है वो एक मृत राजा को क्या होती है, भूल जाती है। अथॉरिटी तो क्या है, एक निर्जीव चीज है, लेकिन अब यहां पर आप क्या बनाकर प्रस्तुत कर रहे हो, सजीव मानकर। आगे लिखा आपने, लव इज ब्लाइंड। लव को आप क्या मानकर प्रस्तुत कर रहे हो, ब्लाइंड। ब्लाइंड तो एक इंसान अंधा होता है, लेकिन यहां पर तो आपने किसको अंधा कर दिया, लव को। इट मींस आपने निर्जीव चीज को क्या बना दिया, सजीव मान लिया। एक और एग्जांपल ले, anxiety is sitting on his face। चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। अब कहने का मतलब एनएग्जिटी तो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, और आप उसे क्या बना रहे हो, सजीव बना रहे हो। ए लाई हैज नो लेग्स। झूठ के कोई पैर नहीं होते। इट मीन्स अब आप समझ पा रहे हो, जहां पर हम क्या करें, किसी निर्जीव चीज को, वस्तु को या भाव को सजीव मानकर प्रस्तुत कर दें, वहीं पर क्या होता है, हमारा पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच होता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। बहुत आसान है इसको समझना। आप क्या लिखोगे, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच two opposite words or ideas are put together। आपने क्या कहा है इसमें, दो अपोजिट वर्ड्स को आप या फिर आइडियाज को क्या रखते हो, साथ साथ रखते हो। आपने क्या कहा, इस फिगर ऑफ स्पीच में हम दो अपोजिट, या तो वो क्या रहे हों, शब्द रहे हों, या फिर क्या रहे हों, आइडियाज रहे हों, और क्या रखते हैं हम उनको साथ साथ रखते हैं। जैसे एग्जांपल लें, लाइफ इज अ बिटर स्वीट। जीवन कड़वा और मीठा होता है, खट्टा या मीठा होता है। अगर देखा जाए तो यहां पर आपने क्या यूज किया है, बिटर शब्द का भी इस्तेमाल किया है, और किस शब्द का इस्तेमाल किया है, स्वीट शब्द का भी इस्तेमाल किया है। आगे लिखते हैं हम, इट इज एन ओपन सीक्रेट। कहने का मतलब यहां पर ये ओपन भी है और क्या है, सीक्रेट भी है। उसी प्रकार एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। उसके पास कुछ है भी नहीं, और कुछ ना होते हुए उसके पास क्या होता है, सब कुछ होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल लें, ही वाज फीलिंग स्वीट पेन। स्वीट मधुर भी है और क्या है, पेन दर्द भी है। ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर इन द क्लास। वह क्या है भाई, नियमित रूप से क्या है, अनियमित है, किसमें, क्लास में है। इट मीन्स अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसमें आप दो विचारों को, दो शब्दों को क्या रखते हो, साथ साथ रखते हो, और क्या करने के लिए, आपस में विरोध प्रकट करने के लिए। तो वहां पर आप कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हो, ऑक्सीमोरॉन। चलिए अब हम अपने अंतिम फिगर ऑफ स्पीच को आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा ओनोमाटोपोइया। अब हम अपना अंतिम फिगर ऑफ स्पीच समझते हैं। आपने क्या कहा, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द मीनिंग
और सेंस। आपने क्या कहा भाई, इसमें जो आपकी क्या होती हैं, आवाज होती हैं, वह किसी भाव को या फिर अर्थ को प्रकट करती हैं। आपका कहना है कि भाई भाव या अर्थ कहने का मतलब, एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे। यहां पर आप यूज कर रहे हो क्या, घंटियों का। टॉल्स माने बजना, और क्या प्रकट कर रहा है ये चीज, साउंड। और जहां भी साउंड आए जिस सेंटेंस में, वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ओनोमाटोपोइया। एक और लिखें, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। मैंने क्या पढ़ते हुए सुना पानी को चट्टानों पर। तो यहां पर आप क्या प्रकट कर रहे हो भाई, साउंड बता रहे हो। और जहां पर क्या आ जाए, साउंड आ जाए, वहां पर क्या होता है आपका फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमाटोपोइया होता है। एक और लिखें, आई हर्ड द मर्मरिंग ऑफ बीज। यानी मैंने क्या सुना, मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज सुनी। तो यहां पर आप क्या प्रकट कर रहे हो, साउंड प्रकट कर रहे हो। द कैट म्यूज, यहां पर आप क्या बता रहे हो, साउंड के बारे में बता रहे हो। और जहां पर भी क्या है, साउंड आए, वहां पर आप क्या रखते हो, ओनोमाटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच को रखते हो। चलिए एक दो एग्जांपल और लिख लें। द स्नेक्स आर हिसिंग एंड बीज आर बजिंग। कहने का मतलब, जिस सेंटेंस में भी आपको किसका बोध हो, साउंड का बोध हो, और वो साउंड क्या निकल रही हो, किसी भाव का या अर्थ का बोध हमें करा रही हो, वहां पर हमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करना है, ओनोमाटोपोइया। आई थिंक हमने हर एक फिगर ऑफ स्पीच में पर्याप्त एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है, और आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।